जब कैक्टस का पका हुआ फल फटता है और उसका नर्म रसदार गूदा बाहर दिखता है तो कुछ जानवर अक्सर सबसे पहले पहुंच जाते हैं ताकि दूसरे जानवरों के आने से पहले वे उस गूदे को खा सकें। जब सफेद पंखों वाला कबूतर इस मीठे गूदे को खा रहा होता है तो वह असल में कैक्टस के बीज फैलाने की प्रक्रिया का हिस्सा बन रहा होता है। सबसे पहले फल के गूदे के साथ बीज कबूतर के पेट में चले जाते हैं जहाँ उन्हें पचने में मदद मिलती है। दूसरा, कबूतर के उड़डच कर दूर जाने से ये बीज भी दूर दूर तक पहुँच जाते हैं। इसके अलावा जब कबूतर मल त्यागता है तो बीज भी शरीर से बाहर निकल आते हैं। इन बीजों के चारों ओर मौजूद मल उन्हें शुरुआत में बढ़ने के लिए जरूरी पोषण देता है, लेकिन कैक्टस का पौधा अपने बीजों को फैलाने के लिए सिर्फ इसी तरीके पर निर्भर नहीं रहता। वह और भी कई व्यापक तरीकों का इस्तेमाल करता है। कुछ मीठा पसंद करने वाले जीव जैसे चींटियां जमीन पर गिरे हुए फल के गूदे को खाने और तोड़ ढाने में लगे रहते हैं। वहीं पास में एक विशालकाय कछुआ भी होता है जो इतना खा चुका होता है कि उसके लिए और खाना मुश्किल होता है। इन जीवों के लिए यह मीठा फल भूख मिटाने और शरीर में पानी की कमी पूरी करने का एक बहुत अच्छा जरिया है। इसके बदले में कछुआ इन बीजों को किसी ठंडी और छायादार जगह पर ले जाता है, जबकि चींटियां इन्हें जमीन के नीचे ज्यादा नमी वाली जगह पर ले जाती हैं। अगर हालात सही रहे तो 10 साल बाद इन बीजों में से केवल 1% बीज ही 5 सेंटीमीटर लंबे कैक्टस के पौधे बन पाते हैं। अपने मुख्य पौधे की तरह लगभग 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने में उन्हें कम से कम 100 साल और लग जाते हैं। जानवरों को खाना देने और बदले में पौधों के बीज फैलने का यह तालमेल प्रकृति में बहुत आम है। यही तालमेल मिल्कवीड पौधे और मोनार्क तितली के बीच भी देखा जाता है। हालांकि इनकी प्रक्रिया में काफी नुकसान भी शामिल होता है। हर साल वसंत के मौसम में मादा मोनार्क तितली मिल्कवीड पौधे की जहरीली पत्तियों पर अपने अंडे देती है ताकि अंडों से निकलने के बाद इल्लियों को तुरंत खाना मिल सके। लेकिन जैसे ही इल्लियां अंडों से बाहर आकर पत्तियां खाना शुरू करती हैं, पौधा खुद को बचाने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। जब ये इल्लियां पत्तियों को खाती हैं और गलती से पत्ती की नसों को काट देती है तो उसमें से तुरंत एक सफेद और गाढ़ा तरल पदार्थ निकलता है जो उनके सिर पर चिपक जाता है। समय के साथ यह तरल पदार्थ और ज्यादा गाढ़ा हो जाता है। अगर इल्लियां इसे समय रहते अपने शरीर से नहीं हटा पाती तो वे सांस न ले पाने के कारण मर जाती हैं। असल में ज्यादातर इल्लियां इसे हटा नहीं पाती हैं, जिसकी वजह से अंडों से निकलने वाले 2/3 बच्चे पहले ही दिन मर जाते हैं। यह काफी बड़ी संख्या है। जो इल्लियां बच जाती हैं, वे पति को खाने से पहले उसके आधार के पास से मुख्य नस को काट देती हैं ताकि वह तरल पदार्थ बाहर न आ सके। यह तरीका उनके लिए बहुत कारगर होता है। मोनार्क तितली की इल्लियां मिल्कवीड की जहरीली पत्तियों को इसलिए खाती हैं क्योंकि वे इसके अलावा और कुछ नहीं खाती। इससे भी जरूरी बात यह है कि सिर्फ इसी पौधे को खाने की वजह से उनके शरीर में मिल्कवीड का जहर इकट्ठा होने लगता है। इस जहर के कारण पक्षी उन्हें नहीं खाते, जिससे उनके जिंदा रहने की संभावना बढ़ जाती है। मोनार्क तितली की इल्लियों के लिए मिल्कवीड का पौधा एक तरफ खतरनाक होता है और दूसरी तरफ फायदेमंद भी। इसी वजह से इन दोनों के बीच प्रकृति में एक संतुलन बना रहता है। इल्ली से तितली बनने के बाद जब ये मोनार्क तितलियां वापस आती हैं, तो वे पौधे के फूलों का रस पीने आती हैं। ऐसा करते हुए वे अनजाने में पौधे के परागण में मदद करती है। मोनार्क तितली और मिल्कवीड पौधे के बीच जीवन भर एक दूसरे पर निर्भर रहने और साथ साथ संघर्ष करने का संबंध होता है। इस प्रक्रिया में दोनों को नुकसान होता है, लेकिन कोई भी प्रजाति पूरी तरह खत्म नहीं होती। इसी प्राकृतिक तालमेल से वे दोनों अपने पर्यावरण में बने